मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। 10 क्वेश्चन द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू का 1 जुलाई का ये 10 क्वेश्चन है प्रीलिम्स फंडा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपका 1 जुलाई का है, 1 जुलाई का। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद यूएनएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसका प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। सेकेंड ऑप्शन है यूएनएससी द्वारा लिए गए निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी प्रवृत्ति के होते हैं। थर्ड ऑप्शन है यूएनएससी में 10 सदस्य देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में 3 वर्ष के लिए शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि ये 10 सदस्य देशों को यानी कि अस्थायी रूप से आपका नहीं किया गया, अस्थायी रूप से 3 वर्षों के लिए नहीं किया गया, ये अस्थायी रूप से 2 वर्षों के लिए किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन ए एंड बी यानी 1 और 2 दोनों। इसका आपका यहाँ इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि ऑप्शन 3 गलत है। तो गलत क्यों है? क्योंकि अस्थायी देशों को 2 वर्षों के लिए 10 अस्थायी देशों को 2 वर्षों के लिए शामिल किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है द इंडियन एक्सप्रेस का राशन कार्ड रिफॉर्म सो फार 1 जुलाई का। ये साझा राशन कार्ड सुधार अब तक, साझा राशन कार्ड सुधार अब तक, समझाया राशन कार्ड सुधार अब तक। क्वेश्चन है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ONORC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है आपका इस योजना को वर्ष 2019 में राशन कार्ड के अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया। ऑप्शन 3 है आपका इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना हिस्से का खाद्यान्न कोटा की खरीद कर सकते हैं। फोर्थ है आपका ऑप्शन इसके अंतर्गत चावल 2 किलोग्राम और गेहूं 3 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा डी 1 और 3 सही है। इसमें देखिए गलत क्या क्या किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि यह योजना 2019 में राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत आता है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है, इसका कारण है इस योजना में 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जबकि इसमें दिया है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो नहीं होगा। इसमें सिर्फ 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें दोनों शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत चावल 3 रुपये किलोग्राम और गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कवर करने की बात की गई है। 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये बोल रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका इसके तहत केंद्र सरकार को पात्र परिवारों की पहचान करने का तथा राज्य सरकार को
राशन कार्ड जारी करने का कार्य सौंपा गया। तीसरा ऑप्शन है आपका, इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद भोजन के अलावा कम से कम 10,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। आपका तीसरा ऑप्शन तो ऐसा ही गलत है, क्योंकि इसमें 10,000 रुपये नहीं बल्कि 6,000 रुपया देने का प्रावधान है। तो 3 तो आपका ऐसा ही हो गया, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 3 इसमें भी है, ये गलत। ऑप्शन सी में भी 3 है, 2 ये भी गलत हो गया। अब या तो 1 और 2 दोनों। तो इस अधिनियम के तहत गुणवत्ता कुछ, आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, यानी इस अधिनियम के तहत क्या होगा, गुणवत्ता युक्त खाद्य उपलब्ध कराने का बोला गया है। ऑप्शन नंबर 2 में, जिसमें 75% आबादी शहरी, 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में होगा, 75% आबादी, और शहरी क्षेत्र में 50%। इसको ध्यान रखिए, कभी कभी ये क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है। शहरी क्षेत्र में क्या कर देगा 75% और ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर देगा 50%। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि पात्र परिवार की पहचान, उनके राशन कार्ड जारी करना दोनों राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम नहीं है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 द इंडियन एक्सप्रेस का है, 1 जुलाई। समझाया, संघ या केंद्र सरकार तमिलनाडु में शब्दों और उनके अर्थ को लेकर राजनीतिक खींचातानी जो चल रहा था उसके बारे में, उसके बारे में है, संघ या केंद्र सरकार के बारे में क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधियों, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 256 और से 263 तक केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। थर्ड ऑप्शन है आपका, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है, इसे संशोधन के माध्यम से स्थापित किया गया। यानी बोल रहा है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आपका, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के 11 और 12 में किया गया। सेकंड बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक संबंध की चर्चा करता है। थर्ड आपका बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, इसे संशोधन करके स्थापित किया गया। तो इसमें से बताना है कौन सही है, या तो 1 2 सही है, या तो 2 3 सही है, या तो 2 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। क्यों? क्योंकि यह संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध होता है 11 और 12 में दिया गया है, निर्दिष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि क्योंकि 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से 293 तक केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध की व्याख्या की गई है, यानी कि 268 से 293। यहाँ पे बोल रहा है आपका केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं है, 256 से 263, जबकि क्या होगा 268 से 293 ये निर्दिष्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। ये याद रखना है, 268 से 293 केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध स्थापित करता है, ठीक है, ना कि 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के बारे में, निम्न में से संघीय सरकार की कौन सी विशेषता है, यानी हमको बताना है इनमें से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन नंबर 2 एकल सरकार, ऑप्शन नंबर 3 कठोर संविधान, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बताना है संघीय सरकार की क्या विशेषता है, क्या द्विसदनीय विधायिका है, एकल सरकार है, आपका कठोर संविधान है और स्वतंत्र
न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका तो आप लोगों को भी पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी कट गया। ठीक है, कठोर संविधान हो नहीं सकेगी कि हमारा संविधान क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है। ऑप्शन नंबर आपका 1 है द्विसदनीय विधायिका। इसका आंसर है आपका बी 1, 3, 4। इसमें दिया हुआ है 1, 3, 4। एकल सरकार तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है। तो आपका द्विसदनीय विधायिका है। सेकंड है आपका एकल सरकार नहीं होता। कठोर हमारा संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। और 4 जो मैंने आपको बताई। ऑप्शन नंबर 3 एकल सरकार क्यों नहीं है, क्योंकि एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है। यह एकात्मक सरकार की विशेषता है, जबकि हमारा एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं। एकात्मक सरकार की विशेषता है आपका ब्रिटेन में, जहाँ पे केंद्र और राज्य मतलब केंद्र ही सर्वोपरि है, संसद ही वहाँ पे सब कुछ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी आपका नेक्स्ट वीडियो में कृष्णा नदी पे भी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कृष्णा नदी का बारे में बताने, पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा मन्नार की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 है पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह आदि कृष्णा की सहायक उपनदी है। कृष्णा नदी आप अपने मुखाने पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कृष्णा नदी अपने मुखाने पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चौथा ऑप्शन है होगेन क्लक जलप्रपात तथा बालमुड़ी जलप्रपात। इन नदी पर बने 2 जलप्रपात हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 2, 3, 4 ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 2 और 3 ये सही है। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में नहीं है, यानी कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। यहाँ क्या बोल रहा है, मन्नार की खाड़ी में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, और आपका मन्नार की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत है, क्योंकि शिव समुद्रम जलप्रपात और कृष्णपट्टनम जलप्रपात इस नदी पे बने हैं, ना कि आपका होगेन क्लक जलप्रपात और बालमुड़ी जलप्रपात इस नदी पे नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आंसर है आपका ए महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कैसे होगा ये देख लीजिए आप। आंध्र प्रदेश द्वारा पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा गया कि कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण में 2014 में तेलंगाना का निर्माण हो जाने से उसे एक अन्य पक्ष के रूप में शामिल किया गया, जो कृष्णा नदी के जल को 3 के बजाय 4 राज्यों को पुनः आवंटन करती है। ये इसका जल विवाद चल रहा है। ये आपका जल विवाद कहाँ से चल रहा है, आपका एक नए राज्य के निर्माण, तेलंगाना के निर्माण के कारण इसका कृष्णा नदी का जल विवाद चल रहा है। तो इसका उद्गम स्थल यानी कि किन राज्यों से होगा, यानी मध्य विवाद का कारण बना हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई का PIB द हिंदू, PIB जो गवर्नमेंट का निकलता है PIB न्यूज़, उसका है हेडलाइन है परिसीमन आयोग जम्मू एंड कश्मीर। परिसीमन आयोग के बारे में बताया गया।
इसमें आपका डिटेल्स लिखा हुआ है परिसीमन आयोग, ठीक है। अगर बोलिएगा तो परिसीमन कमेंट कर दीजिएगा, परिसीमन आयोग पे भी बहुत सारे इसका लेक्चर बना देंगे। परिसीमन आयोग देखिए क्या है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग अभी कहाँ किया जा रहा है हाल ही में, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद ही उसको राज्य बनाने के बारे में चर्चा, राज्य का दर्जा देने का चर्चा किया जा रहा है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर में ए, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 है, परिसीमन आयोग के आदेशों की प्रतियों को संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। आंसर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, या वो रिटायर हो या फिर वो अपने पोस्ट पे हो, दोनों में से अध्यक्षता एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही कर सकते हैं, ना कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के। सेकंड है आपका, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि इसको दी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका परिसीमन आयोग के आदेशों को प्रतियां को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सक्षम प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? संशोधन के लिए लोकसभा, है ना, संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुति, जबकि परिसीमन आयोग के आदेशों की प्रतियां को लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पे बोल रहा है आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि संशोधन नहीं, प्रतियां को, यानी उसका जो रिपोर्ट है के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें वे संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे संशोधन के लिए, यानी संशोधन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपका द हिंदू का टॉपिक है करंट अकाउंट डिफेक्ट विडनर्स एंड इम्पोर्ट्स रिवाइव। पहला ऑप्शन है आपका निम्नलिखित पे विचार कीजिए। चालू खाता करंट अकाउंट निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। यानी कि जो करंट अकाउंट होता है निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है चालू खाता यानी करंट अकाउंट के अंतर्गत वस्तु व सेवाओं के आयात निर्यात तथा कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है तथा विप्रेषण की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाता। थर्ड ऑप्शन है आपका चालू खाता घाटा में उतार चढ़ाव का सकल घरेलू उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें आपको सही बताना है, केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 1 2 3 सब सही। आंसर है आपका 1 सही, यानी केवल 1। यानी कि चालू खाता निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। यानी कि क्रेडिट और डेबिट के बाद जो बचता है बैलेंस उसको अंतर को सिर्फ दर्शाता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। इसमें दे रहा है ऑप्शन 2 क्यों गलत है, क्योंकि चालू खाता के अंतर वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात तथा कर्मचारी और विदेशी से प्राप्त आय के साथ ही विदेशों से प्राप्त विशेष राशि को भी सम्मिलित किया गया, जबकि यहाँ पे बोल रहा है सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है।
क्योंकि वो तो अकाउंट में आएगा जाएगा तो वो तो सम्मिलित होगा ही होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा क्यों गलत है? चालू खाता घाटा में उतार चढ़ाव का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पे भी प्रभाव पड़ता है। जब घाटा होगा तो जाहिर सी बात है जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। मुद्रा अवमूल्य के संदर्भ में ये द हिंदू का न्यूज़ है। रुपीज़ फेल बाय द मोस्ट इन 15 मंथ इन जून। मुद्रा अवमूल्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यदि किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करता है, यह किसी यानी मुद्रा अवमूल्यन यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करता है। दूसरा है आपका, मुद्रा अवमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, यानी देश की अवमूल्य किसी भी देश की निर्यात गतिविधि को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, तथा आयात को हतोत्साहित करता है। इसमें से क्या सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना ही दो। आंसर है आपका बी, केवल दो सही। यह बोल रहा है यह मुद्रा अवमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है। मुद्रा अवमूल्य निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, आयात को हतोत्साहित करता है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देता है और आयात को हतोत्साहित करता है। ये मुद्रा अवमूल्य ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है? यह किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट को संदर्भित करता है, जबकि यहाँ बोल रहा है वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है, मुद्रा अवमूल्य किसी भी देश की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि में नहीं, उसकी गिरावट में, क्योंकि जब गिरावट है तभी तो वो आयात ये आपका वो क्या करा रहा है? निर्यात करा रहा है, आयात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक प्रीलिम फंडा ये कंप्लीट हो जाता है 1 जून का। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले डे आपका 2 तारीख का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।